हे हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद एक कॉन्फ्रेंस किया और उस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पहले से बीजेपी से जुड़ा था और बीजेपी मुझसे जुड़ी हुई थी और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले कहा। और इस अभिजीत गंगोपाध्याय के हाथ में 14 केसेस थे और इन्होंने उन 14 केसेस को सीबीआई और ईडी को सौंप दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अब तक जितने भी फैसले सुनाए तो उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। आइए हम फॉर्मर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी के बयान पे एक नज़र डालते हैं। वो बहुत परेशान करने वाला सवाल है कि आज अगर जस्टिस गांगुली ने न्यायपालिका से इस्तीफा देकर और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि बीजेपी के मैं संपर्क में था और बीजेपी मुझसे संपर्क कर रही थी, ये कितना बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए सर? निसंदेह एक न्यायाधीश से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे अपने पद पर रहते हुए राजनीतिक व्यक्तियों से इस हद तक उनके संपर्क में होंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो भी न्यायाधीश है वो पूरी तरह से संविधान और संविधान की मान्यताओं से गवर्न होता है। उसने जो शपथ ली होती है वो भी संविधान की निष्ठा की ली होती है। ऐसे के में ये कहा जाना कि मैं पहले किसी विशेष दल के लोगों से संपर्क में था, उनके साथ मेरी चर्चा थी, वो लोग मेरे संपर्क में थे, तो यह एक मन में संदेह उत्पन्न करता है, उनकी ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के, उनकी वस्तुपरकता को लेकर के। और मैं मानता हूँ कि ये बहुत गंभीर विषय है जिस पे हम सबको पूरी तरह से सोचना चाहिए कि क्या किसी न्यायाधीश का आचरण इस तरह का हम स्वीकार कर सकते हैं? क्या हमारे न्यायपालिका के लिए यह उचित होगा कि इस तरह का व्यवहार कोई न्यायाधीश करे, चाहे वो उसके लिए अपना इस्तीफा भी दे? है वहां पे, अगर वहां के हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं अगर वो इसी तरीके से केंद्र के निर्देशन में अगर काम करेंगे, जो कि खुद जस्टिस अभिजीत ने कहा है कि भाई मैं तो बीजेपी के संपर्क में था, बीजेपी मुझे संपर्क कर रही थी, तो मैं इनके कथन के आधार पर ही ये सवाल आपसे पूछ रही हूं कि क्या अब ये एक नजीर नहीं पेश कर रहे हैं जिसमें कि जो बाकी विपक्षी जो राज्य हैं जहां पर विपक्ष के पार्टीज की जो सरकारें हैं, अब वहां के जो जजेस हैं उनको कितना बड़ा आज मौका मिल जाएगा? क्या ये एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा नहीं कर रहा? देखिए, ये खतरे की और ये खतरनाक बात ज़रूर है, लेकिन मेरे को अभी भी लगता है ये एक अपवाद है। मेरे को अपने 17 वर्ष के न्यायाधीश के कार्यकाल में और उसके पहले करीब 20 वर्ष से कुछ अधिक समय के वकालत के कार्यकाल का मेरा अनुभव ये है कि आम तौर पर हमारे यहाँ के जजेस निश्चित रूप से उनकी एक राजनीतिक विचारधारा होती है, अपना एक दर्शन उनका अपना होता है, एक फिलॉसफी होती है। लेकिन वो कोर्ट में काम करते हुए पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन्हीं से गवर्न होते हैं, अपने इन रिलेशंस से गवर्न नहीं होते हैं। और ना ही ज्यादा जजेस, अधिकांश जजेस किसी भी तरह से इस प्रकार के प्रलोभन में आते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हाँ, ये खतरनाक ट्रेंड है, लेकिन अभी भी ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। सबको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि कहीं यह जो हमारा आज का अपवाद है, जो एक एक्सेप्शन है, यह एक नियमित परंपरा या नियमित का स्थिति ना बन जाए। न्यायपालिका एक ऐसा तंत्र है जो कि पूरे के पूरे हमारे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाए रखता है, और सबसे बड़ा ये है कि इस देश के आम आदमी का भरोसा न्यायपालिका में है। और वो ये मानता है कि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र है, जब तक न्यायपालिका निर्भीक है, जब तक न्यायपालिका पूरी तरह से निष्पक्ष है, तब तक इस देश के अंदर किसी भी तरह से लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि यह ऐसा गंभीर विषय है पे जिसपे हम सभी लोगों को सोचना चाहिए, विशेष रूप से जो न्यायपालिका के सदस्य हैं उनको, और साथ के साथ विधायिका को भी ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसे किसी प्रावधान की आवश्यकता है जो इन चीजों पे रोक लगा सके। सर, ये बहुत आइडियलिस्टिक बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका और विधेयिका अगर साथ में आते हैं तब तो हो सकता है कि कोई अच्छा फ्रेमवर्क बन जाए। लेकिन बात यह है कि जब सत्ता जजेस को एल्योर करने के लिए बैठी हैं, जजेस अगर पॉलिटिक्स में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो क्यों इस तरीके का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार या
इस तरीके का कोई एक गाइडलाइन या फ्रेमवर्क बनेगा। हालांकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर जजेस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको फॉलो कितने लोग कर पाते हैं, रिलीजियसली फॉलो कितने लोग कर पाते हैं, ये बात की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे में आपको लगता है कि जस्टिस गांगुली ने जिस तरीके का एग्जाम्पल पेश किया, जिस तरीके की नजीर पेश की है, आपको लगता है कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी कभी साथ में आकर बैठकर इस पर कोई एक आम राय इस पर बन सकती? देखिए, जब हम बात करते हैं कि इस देश के संविधान को हमें बचाए रखना है, इस देश की संवैधानिक मूल्यों को बचाए रखना है, तो मेरा मानना है कि इसके अंदर सारे राजनीतिक दल, जब मैं विधायिका की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर केवल बहुमत वाले राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये सारी विधायिका को और विधायिका, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका, उन सबको सोचना चाहिए। साथ के साथ मीडिया को भी इस बात को एक चर्चा का विषय बनाना चाहिए। लोगों के बीच में ये विषय, इस बात के ऊपर चर्चा हो कि क्या न्यायपालिका के अंदर इस प्रकार का व्यवहार सुसंगत है, क्या यह इसको रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए या नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर जनता का कोई इस तरह का प्रेशर बनता है तो निश्चित रूप से विधायिका इस बात को सोचेगी और पार्लियामेंट में इस प्रकार का कोई न कोई प्रावधान आएगा कि हम भारत के संविधान में कोई किसी प्रकार का एक संशोधन लाने में सक्षम हो, जो या तो जजेस के पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट के ऊपर रोक लगाएगा या कोई किसी तरह के कूलिंग पीरियड, कोई किसी इस समय जो है एक गैप देने की, वो हमारे संविधान के प्रावधान में आ सके। आज हमारे संविधान में सीएजी के लिए इस तरह के प्रावधान है, यूपीएससी के चेयरमैन और दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के लिए इस तरह के प्रोविजन है, तो जजेस के लिए भी होना चाहिए। वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है। पोस्ट रिटायरमेंट जज पहले एक आम आदमी हो जाता है और अब मुझे लगता है कि शायद हमारे सिटिंग जजेस भी आज थोड़े बहुत उस स्थिति के अंदर उतने मजबूत नहीं रहे जितनी की अपेक्षा हमारी संविधान निर्मात्री सभा ने की थी। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी एक नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।